हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको क्रम में लगाने के लिए पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इसका सी राइट आंसर है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जो हुआ था आपका, वो हुआ था सैंडर्स का मारा जाना। तो कब मारा गया था सैंडर्स हत्याकांड? 1928 में। उसके बाद होता है आपका केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका जाता है, और उसके बाद आपका होता है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु अल्फ्रेड पार्क में, और अंत में सरदार भगत सिंह को फांसी दी जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सैंडर्स हत्याकांड 1928 में हुई थी और भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी, और 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था, और 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से घिर जाने के कारण स्वयं को गोली मार दी थी। और 23 मार्च मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछी गई बहुत बार। 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित है। तो 1881 का जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था, उसका संबंध है बाल मजदूर से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है और सीटेट में भी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 बाल मजदूरों से संबंधित था। यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया और इसके अंतर्गत बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने का प्रतिबंध लगाया गया, और इसके साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से 9 घंटे से अधिक कार्य लिए जाने को प्रतिबंधित किया गया, और बच्चों को महीने में कम से कम 4 अवकाश जो है अनिवार्य दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार यानी स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए थे? तो वो दिए थे बाल गंगाधर तिलक, उग्रवादी विचारधारा से समर्थक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने केसरी और मराठा भी पुस्तक लिखी थी। आप देख सकते हैं, चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक का विचार था कि स्वराज स्वदेशी बहिष्कार इसको अपनाकर ही भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है। तिलक ने कहा कि भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुनय एवं विनय और निवेदनों से न होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव है, अतः राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा, ये तिलक का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्रम में फिर लगाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले डांडी मार्च होता है, आपको पता है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और अंत में आपका होता है पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डांडी मार्च कब होता है? 12 मार्च से। डेट आप इसको नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच गांधी जी ने शुरू किया था, और गांधी जी ने 24 दिनों में, लगभग 24 दिनों में 78 अनुयायियों के साथ 385 किलोमीटर की यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था वो कितने सत्याग्रहियों के साथ किया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है, और कितने किलोमीटर की यात्रा की थी ये भी पूछा गया है। तो 385 भी याद करना है आपको, 78 भी। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए किया गया था।
और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और साथ ही पूना पैक्ट 26 सितंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, डांडी कहाँ पर स्थित है? तो डांडी कहाँ है? वो है नवसारी में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नवसारी कहाँ है? गुजरात में। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है और दांडी एक गांव का नाम था जहां गांधी जी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने दांडी से ही 9 अप्रैल 1930 ईस्वी को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया है। तो हंटर कमीशन 1882 में लाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका संबंध था आपका प्राथमिक शिक्षा से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हंटर कमीशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था और लॉर्ड रिपन ने 1882, ठीक है, क्योंकि उस टाइम कार्यकाल किसका था? लॉर्ड रिपन का, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उनका कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच था। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर विशेष ध्यान जो है दिया जाए और शिक्षा स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा में दी जाए और उसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। इस पर शिक्षा उपकर भी लगाया जाए। उपकर का मतलब है सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स वो जो लगाया जाता है उसे सेस बोला जाता है। और हंटर कमीशन माध्यमिक शिक्षा पर भी अपना सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है। तो कार्लाइल सर्कुलर का संबंध आपका हो जाएगा 7th का डी, ठीक है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से संबंधित है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से था। कब हुआ था? 1905 में। तो बंगाल के मुख्य सचिव R.W. कार्लाइल द्वारा सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रों को बंग भंग विरोधी आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए जारी किया गया था। बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित किया गया तथा जन समितियां बनाई गई और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो ये लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर इस पुस्तक को लिखा था और इसमें गांधी जी के भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख कृति के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी वीपी मेनन के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक के लेखक वीपी मेनन है और इस पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में जो धर्म सभा थी उसके संस्थापक जो थे वो थे आपके राधाकांत देव। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं धर्म सभा, ठीक है, बंगाल में जो धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किए थे। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट डाउन किया गया, कर सकते हैं इसे, ठीक है। राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन किए थे और राजा राम मोहन रॉय द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म समाज का विरोध किए थे और राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने शब्द कल्प द्रुम नामक संस्कृत शब्दकोश की रचना
की थी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार सभी लोग आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो का प्रकाशन जो किया गया था वो किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में मुंबई के बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। कहाँ से किया था? मुंबई से, जिसके संपादक बीजी हरनिमन थे। ध्यातव्य है कि सूरत विभाजन के बाद उदारवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और फिरोज शाह मेहता पारसी धर्म से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल कब अस्तित्व में आया था? तो अखिल भारतीय कर्मचारी एवं जो विकास दल था वो अस्तित्व में आया था आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1928 ईस्वी में, जब 7 कमीशन भारत आया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। इसमें सभी प्रांतीय दलों को शामिल किया गया और इसका प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सोहनलाल जोशी ने की थी। और 1945 ईस्वी में इसका अस्तित्व पुनः सक्रिय होने पर कांग्रेस ने 1947 ईस्वी में इसमें से निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो जो आजाद हिंद फौज है उसका प्रथम सेनापति था आपका कैप्टन मोहन सिंह। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय नेता यानी INA का गठन हुआ था और रासबिहारी बोस इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण जो अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, प्राचीन स्मारक परिरक्षण संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसकी स्थापना 1904 यानी 1904 ईस्वी में हुई थी और इसके आधार पर एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी तथा इसके लिए 50,000 पाउंड धनराशि की व्यवस्था की गई थी। ये नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आधार पर एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, यानी पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी, तो राइट हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के द्वारा हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर की संधि से, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है मैंगलोर की संधि के बाद हुई थी। यह संधि 1784 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड मर्काटनी, ठीक है, लॉर्ड मर्काटनी और टीपू के बीच हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। कब? 1782 में, 1782 में। सॉरी, यहाँ पे हैदर अली की मृत्यु होती है, नहीं टीपू की, ठीक है। टीपू की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में, टीपू की नहीं, हैदर अली की। और इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को लौटा दिए और यह संधि टीपू के लिए एक कूटनीतिक सफलता थी और बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स इस संधि को पसंद नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। तो भारतीय जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता की बात करें वो थी नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म होना माना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण की वजह से भारत के कोने कोने से विभिन्न पत्रिकाओं की शुरुआत हुई और लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए समाचारों व पत्रिकाओं को माध्यम चुनना पसंद किया था।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एनी बेसेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला जो जिन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन की, वो थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछी गई तो यहाँ पे सरोजनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सपेंशन देख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस का 32वां 32वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था और जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने अपनाया था, यानी एक्सेप्ट किया था उसे। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। जब भारतीय पूछा जाएगा तो यहाँ पे सरोजनी नायडू राइट करेंगे आप। 1925 ईस्वी में कानपुर में आयोजित कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1925 में और कानपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि त्यागी गई थी, वो त्यागी गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की घटना है। डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार बिना कारण ही गिरफ्तार कर ली थी और इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी की दोपहर जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था और जनरल डायर ने सभा पर अंधाधुंध जो है गोली चलवा दी थी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं, डेट इंपोर्टेंट है, पूछी गई बहुत बार। तो निम्नलिखित स्थानों में से किसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मुख्यालय है वो है आपका अडियार, और अडियार कहाँ है आपको? मद्रास में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में था और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लाउस्की द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी, जो एक रूसी महिला थी। और 1879 ईस्वी में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई स्थानांतरित किया गया था और 1882 ईस्वी में पुनः इन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के समीप अडियार में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी पूना में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यह एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल थे और अपनी मातृभाषा के लिए किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए समर्पित थे। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था वो कौन थे? वो थे आपके तात्या टोपे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनका बचपन का नाम भी बहुत बार पूछा गया है। कौन क्या था बचपन का नाम? धोंदू पंत, यानी रामचंद्र पांडुरंग। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे को पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। कानपुर में नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग। और सिंधिया के सामंत यानी मान सिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से इनको अंग्रेजों से पकड़वा दिया था और 1859 ईस्वी में ग्वालियर में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजा रणजीत सिंह के बाद ही जो कोहिनूर हीरा होता है वो अंग्रेजों के पास चले जाता है। तो राजा रणजीत सिंह के पास जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया जाता है वो क्या आता है? शाह शुजा से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, 1809 ईस्वी में शाह शुजा ने काबुल की गद्दी प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और
1831 ईस्वी में उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। बाद में शाह शुजा कंपनी के नियंत्रण में आ गया और लुधियाना में रहने लगा था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो असहयोग के विचार का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था आपका, राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि चारों ऑप्शन मैच नहीं करते। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के विचार का जो आह्वान नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम हुआ था। तो यहाँ पे दिल्ली और खिलाफत, मुंबई खिलाफत दिया गया है, ठीक है। तो दिल्ली में हुआ था और इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सर्वप्रथम हुआ था और असहयोग में काउंसिलों और सेवाओं का बहिष्कार करना शामिल था और खिलाफत कमेटी के नेता हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बेहद उत्सुक थे। आगे चलकर सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया और दिसंबर 1920 यानी नागपुर विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष CR दास द्वारा असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 ईस्वी में नियम 17, आप डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है बहुत बार, इसे याद रखेंगे और नियम भी पूछा गया है और नियम 17 आप इसे रोमन में याद रखेंगे, इसमें रोमन में ही पूछा जाता है, द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इस नियम के पारित करवाने में राजा राम मोहन रॉय का महत्वपूर्ण योगदान था। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्मसभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो उपनिषदों में उल्लिखित जो कैकेयी जनपद था उसका एक दार्शनिक राजा था, वो था अश्वपति। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उपनिषदों में कई राजाओं के नामों का उल्लेख है, जैसे कैकेयी के अश्वपति। इसमें कैकेयी जनपद का राजा अश्वपति दार्शनिक था और छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है कि उद्दालक यानी आरुणि, पंचांगनी एवं वैश्वानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैकेयी नरेश अश्वपति के पास गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? तो निरुक्त का जो प्रणेता कहा गया है वो कहा गया है यास्क को। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। इसमें शिक्षा से संबंधित नियम कानून दिए गए थे और इस ग्रंथ में ही वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की विवेचना है। इसमें वैदिक से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऋग्वेद का नदी सूक्त जो किस मंडल में है पूछा गया है, वो है आपका दशम मंडल, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन जो है दशम मंडल में किया गया है और ऋग्वेद के प्रथम तथा 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल माना जाता है और ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। किसका? सिंधु नदी का, इंडस रिवर का। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात करें तो वो सरस्वती नदी है, जिसे नदी तमा, अम्बेतमा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है, इसको अन्य नामों से नदी तमा और अम्बेतमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो अग्नि पूजा के साक्ष्यों की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों की बात करें तो वहां पे है कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति में अग्नि पूजा के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया यह प्रथम पुरास्थल है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी और कालीबंगा की खुदाई से प्राक सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमाण मिले हैं। यहाँ से 2 फसलों को एक साथ बोने के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के उदाहरण मिले हैं वो मिले हैं भीमबेटका के शैलाश्रयों में।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण भीमबेटका के शैलाश्रयों से मिले हैं। शैलाश्रय का आशय है पर्वत की गुफाओं में मानव की बसावट, और भीमबेटका का शैलाश्रय सबसे प्रसिद्ध शैलाश्रय है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। तो मराठा प्रशासन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उस टाइम गांव के लेखपाल को जो कहा जाता था वो कहा जाता कुलकर्णी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कुलकर्णी कहलाता था। कुलकर्णी का जो कार्य होता था वो भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेजों को दुरुस्त करना था। यह भूमि की पैमाइश करता था और पटेल ग्राम का प्रधान अधिकारी था, जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करता था, और गांव की कोई भी समस्या सबसे पहले पटेल के पास आती थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो पुरास्थलों में उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो है आपका आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर मेरठ के पास में है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये पूछा गया है, आप रिवर याद रख सकते हैं। कौन सी रिवर है? हिंडन रिवर। और इस पुरास्थल की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिरकोटदा से मिला है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है आपका। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति में सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े की हड्डियां व खुर मिले हैं, और सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। जबकि राणा घुंडई से घोड़े का जबड़ा और दांत मिला है। इससे सिद्ध होता है कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। लोथल व रंगपुर से धान व भूसी मिली है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौशिकी ब्राह्मण संबंधित है। तो कौशिकी ब्राह्मण का संबंध आपका हो जाएगा किससे? ऋग्वेद से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों को कर्मकांडों के साथ व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या है। तो सतलज नदी जो है इसका प्राचीन नाम आपका है सतुत्री नदी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है सीटेट में भी और टीजीटी में भी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। देख एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। और यहाँ पर सतलज नदी पूर्व की नदी थी जिसका प्राचीन नाम सतुत्री नदी था। और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख लगभग किया गया है। इनमें से कुछ पश्चिम की नदी थी और कुछ पूर्व की नदी। विस्तृता नदी को झेलम नदी, बिपाशा का ब्यास नदी, अस्किनी नदी को चिनाब नदी का प्राचीन नाम माना गया है। आप इनको सभी को नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्तृता नदी आपका झेलम रिवर है वर्तमान में। बिपाशा नदी जो है ब्यास नदी है, और अस्किनी नदी आपकी चिनाब नदी के नाम से जानी जाती थी। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ था। तो महासांघिक स्कूल का उदय की बात करें वो हुआ था वैशाली में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। महासांघिक की बात कर रहा है, ठीक है, संघ की बात कर रहा है। तो संघ का उदय कहाँ हुआ था? वैशाली में। महासांघिक स्कूल बौद्ध धर्म से संबंधित था जो वैशाली में स्थित था, जिसके अध्यक्ष जो है सर्वकामी थे, और अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में स्थविर तथा महासांघिक दो भागों में बट गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।